हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के लास्ट पार्ट की तरफ एंटर कर रहे हैं। हमने फर्स्ट टू पार्ट्स को कवर अप कर लिया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था बोलो? एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। और सेकंड पार्ट हमने कवर अप करा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के लास्ट पार्ट दैट इज नोन एज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्लीज फोकस करेंगे। बाय प्रोडक्ट है, BUY नहीं है, BY, बाय प्रोडक्ट। अब जैसे ही मैंने मेंशन किया जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि सर ये जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, बाय प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, और उनकी कॉस्टिंग में नीड क्या है और उनकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट क्या है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? कोई मुझे आइडिया होगा? प्लीज बताएंगे। ठीक है, और बोलो प्लीज। देखो, हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमारा रॉ के बाद जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिसीव्ड हो जाते हैं हमारे को। मतलब मैंने ये बात बोली, एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई रॉ लेके आया, मैंने उस रॉ पे क्या करा? प्रोसेसिंग करी। उस प्रोसेसिंग करने के बाद अब मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हो गए? रिसीव हो गए। ये मेरे को डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गए। अब मैं इन पे भी क्या करूंगा? एक्सपेंस करूंगा। और एक्सपेंस करने के बाद जब ये आ जाएगा, इनको जाकर आगे सेल करूंगा। तो जब तक वो सेपरेट नहीं हुए, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट। नाम से बदल रहा है, सेपरेट होने से पहले की कॉस्ट दैट इज प्री सेपरेशन कॉस्ट, या हम इसको बोलेंगे एक और जॉइंट कॉस्ट। अब देखो, अगर जॉइंट कॉस्ट और मेरे उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिल गए वो कौन से मिले? A, B, C और D, 4 प्रोडक्ट्स मिले हैं। और अब मैं जो इनके पे एक्सपेंस कर रहा हूं वो तो मुझे इंडिविजुअली पता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेट होने से पहले की कॉस्ट कौन सी होगी? प्री सेपरेशन। और जो सेपरेट होने के बाद की कॉस्ट होगी उसको मैं बोलूंगा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। हमारा अल्टीमेट टारगेट पता है क्या है? अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, किसी भी प्रोडक्ट का टारगेट क्या है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्री सेपरेशन कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, उनको ऐड करेंगे तभी तो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी। और उस टोटल कॉस्ट में आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करोगे तो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस टू बी रिकवर्ड और टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। किसी भी कंसर्न में सेल प्राइस कैसे डिसाइड होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है। अब सर हमारे को इतनी प्रॉब्लम आ क्यों रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तो आपको सेपरेटली गिवन है, ए की, बी की, सी और डी प्रोडक्ट की, बट जो मुझे प्री सेपरेशन कॉस्ट है, एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपीस गिवन है। अब ये 5 लाख रुपीस की जो कॉस्ट जो प्री सेपरेशन है, इसका कितना शेयर ए में, कितना बी में, कितना सी में और कितना डी में एब्जॉर्ब करवाऊं, यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो हमारा टारगेट क्या है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन इन एग्जाम क्या करना होगा? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना होगा। किसके बीच में? डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हुए हैं उनके बीच में। अब मैंने टारगेट आपको बता दिया। टारगेट क्या है? प्री सेपरेशन कॉस्ट को जब तुम एलोकेट करोगे और उस एलोकेट करने के बाद पोस्ट हमें पता होगी, उसको हम ऐड करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। अब जो ये 5 लाख रुपीस मैं अपने एग्जांपल में बोल रहा हूं, इसको एलोकेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। इनको एलोकेट करने के लिए मेरे पास क्या है? डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट्स मेथड क्या मतलब हुआ? जब वो सेपरेट हुआ, मतलब मेरे एग्जांपल में ये वाला, जब वो सेपरेट हुए उस टाइम पर ए बी सी और डी की
फिजिकल यूनिट्स कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल ए 5000 यूनिट्स मिला, बी 10,000 यूनिट मिला, सी 20,000 मिला, नेक्स्ट 30,000 मिला। तो जो भी आपको फिजिकल यूनिट मिली है उसी रेशियो में आप 5 लाख को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो हमारे को प्री सेपरेशन कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो कहता है फिजिकल यूनिट मेथड। जितनी भी यूनिट्स होंगी उसी रेशियो में आप डिवाइड करो। सेकंड मेथड है दैट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। आप बताओ ये क्या चीज है। कहता है जब वो सेपरेट हुए ए बी सी और डी, तो आप उसकी यूनिट मत बताओ, आप ये बताओ अगर मैं इसको अभी सेल करता, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग ना करता, तो आप मुझे ये बताओ ये कितने में सेलेबल है। मतलब जो ए आपको रिसीव हुआ, मेरे एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा हूं, ए की 5000 यूनिट मिली। ये कहता है यूनिट से क्या मतलब है, आप ए का अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग ना करूं अभी कोई सेल कर ले तो बताओ कितने को बिक जाएगा वो। तो ये कहती है मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड क्या है, ए बी सी डी के उस रेशियो में बेटर है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे दोनों मेथड में से बेटर पूछूं तो आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप मुझे कौन सा मेथड को बेटर बोलोगे। अच्छा, आप कहते हैं फर्स्ट मेथड बेटर है। प्लीज व्यू दो, कुछ सिलेक्टेड आप मुझे व्यू दो, फिर मैं कमेंट्स करूंगा उसके ऊपर। तो कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं फिजिकल यूनिट मेथड हमारे लिए बेटर है, आपके अकॉर्डिंगली सेकंड बेटर है, फर्स्ट बेटर है, फर्स्ट बेटर है। पता नहीं तो कुछ वर्ड ही नहीं होता ना, मैंने मना किया था ना सीएमए के अंदर या सीए प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पता नहीं कोई वर्ड नहीं होता। हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन नहीं आता, राहुल सर ने नहीं करवाया हुआ, तो आप छोड़ के तो नहीं आते ना, दिमाग लगाते हो ना। अब तो कोई तुम मेरे न्यू स्टूडेंट्स नहीं हो, मैं ये कहता हूं हर क्वेश्चन नई लैंग्वेज के साथ आता है, तो अल्टीमेट क्वेश्चन को रीड भी तो आप करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन लेते हो ना। तो प्लीज क्या सजेस्ट करोगे, बीइंग अ प्रोफेशनल एडवाइजर आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, फिजिकल यूनिट या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड में से कौन सा बेटर है, सेकंड फर्स्ट। देखो मैं ये कहता हूं मेरे अकॉर्डिंगली बीइंग अ प्रोफेशनल सेकंड मेथड बेटर है। रीजन सुनो क्यों। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट मेथड जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने कोई रॉ से प्रोसेसिंग करी जॉइंट, दैट इज अ प्री सेपरेशन कॉस्ट। अब मेरा उससे सपोज करो कुछ गोल्ड मिला, कुछ सिल्वर मिला, कुछ कोल मिला। ये डमी एग्जांपल है, गलत एग्जांपल है, क्योंकि आप मुझे ये बोलेंगे कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग नहीं होती जब गोल्ड सिल्वर और कोल एक साथ मिल जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जांपल नहीं है। मतलब अब गोल्ड को अगर सपोज करो तुम्हारे को 20 ग्राम भी मिल गया और सिल्वर तुम्हारे को 1 kg मिल गया, तो तुम क्या 20 ग्राम और 1 kg की रेशियो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो फिजिकल यूनिट मेथड में। जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट मेथड को बेटर बोलते हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि 20 ग्राम और 1 kg की रेशियो में डिवाइड करो, जबकि ये फिजिबल नहीं है, जस्टिफिकेशन आंसर नहीं है। ग्राम में कर भी लोगे तब भी, मतलब आप मुझे ये कहते हैं जो अगर आप करते हैं तो इसका मतलब सिल्वर की 1 किलो की वैल्यू और जो गोल्ड है उसके 20 ग्राम की वैल्यू आपके अकॉर्डिंगली सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उनकी वैल्यू में दैट इज अमाउंट में हाई डिफरेंस हो गया तो फिर तो आपका मेथड रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, सर यूनिट से मतलब नहीं होता, यूनिट से मतलब नहीं होता, हमारे को मतलब होता है उसकी सेलेबल वैल्यू से। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, आप शुगर इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हो गया शुगर, और जो शुगर के बाद रॉ वेस्ट बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोलेसिस, ठीक है, वो एनिमल्स का फूड है। अब अगर तुम मेरे से बोलते हो फिजिकल यूनिट, तो शुगर बनी 10 kg और मोलेसिस का पता है वेट कितना होता है, फिलहाल वेट तो छोड़ दो, फिलहाल कितना होता है, तो उसकी अगर आप फिजिकल यूनिट के बेसिस से बोलोगे तो वो तो हमारा जस्टिफिकेबल आंसर ही नहीं होगा। तो आप
अगर दोनों मेथड अप्लाई हो रहे होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर एग्जामिनर बोल रहा है फिर तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, बट अगर मैं दोनों मेथड में बात करूंगा तो मैं मार्केट वैल्यू को बेटर बोलूंगा। थर्ड मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैल्यू मेथड, इसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, थोड़ी देर बात करूंगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, और भी मेथड्स हैं तो मैं इसके साथ एक्सेट्रा वर्ड लिख देता हूं, कई मेथड्स की बात हम और भी करेंगे, जैसे डबल डिक्लाइनिंग वगैरह मेथड भी है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमें ये क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं ज्वाइंट प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप उनको बोलते हो ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे अगर एक फार्मिंग की बात करें तो आपका मिल्क, बटर, कर्ड सब चीजें हो रही है, अब इनके बीच में बहुत ज्यादा अमाउंट पे डिफरेंस नहीं आता तो आप क्या बोलेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट। बट शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया तो शुगर क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट, और मोलेसिस क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट। जब उन आपको जो अवेलेबिलिटी हो रही है उनके बीच में हाई डिफरेंसेस है वैल्यू में तो आप उनको फिर मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर उनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जैसे अगर आप रॉ से करते हैं तो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और केरोसिन वगैरह मिलती है, तो इनमें सबकी वैल्यू है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आप इनको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट। बट अगर उनके बीच में यूजेस की डिफरेंसेस ज्यादा आ जाएगा तो हमारे को बोलना पड़ेगा मेन प्रोडक्ट जो मेन है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपने, अगर हम शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आप बताओ जब वो कटिंग करते हैं शर्ट्स की तो उस शर्ट की कटिंग के बाद बहुत सारा वेस्ट बचता है। आपको पता है इतने मतलब मैं कहता हूं इतने इंपॉर्टेंट बोल दूं या इतने ब्रांडेड शर्ट्स की बात करूं, इतने ब्रांडेड सूट्स की बात करूं, आपको पता है वो इतने कॉस्टली क्यों होते हैं, उसका रीजन ही यही है। अगर सपोज करो मैंने 3 मीटर क्लॉथ लिया तो 3 मीटर क्लॉथ में से आपकी शर्ट बना रहा हूं तो जो उसकी वेस्टेज बच जाएगी वो कॉस्ट भी तो आपको ही बियर करनी है। एग्जैक्ट तो कटिंग हो ही नहीं सकती, चाहे सूट्स की चाहे किसी की भी। तो आप मुझे बताओ मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, शर्ट, बट जो उसकी कटिंग होती है ना वो भी तो सेल होती है ना, वो भी तो सेल होती है। किसमें यूज होती है बताओ, सॉफ्ट टॉयज में यूज होती है वो चीज। आपके जो सॉफ्ट टॉयज आते हैं उनमें चेक करके देखो वो सारी कटिंग फिल हुई होती है। तो वो जो सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो मेरे लिए जो वेस्ट है उनके लिए वो रॉ बनता है, वो उसको परचेज करते हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बाय प्रोडक्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मेरे काम का है वो क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट। जो मेरे काम का नहीं है बट किसी और के लिए काम का हो सकता है वो क्या हो गया, बोलो, बाय प्रोडक्ट। और इसके अलावा एक वर्ड होता है वेस्ट, ना आपके काम का ना मेरे काम का। प्लीज साफ करो यहां से, अगले दिन फिर दोबारा प्रोसेसिंग होगी, ये बाहर फेंक दो, ये होता है वेस्ट। जैसे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहा हूं तो जो थ्रेड की कटिंग है, थ्रेड देखते हो उस इंडस्ट्री में कितने थ्रेड फैल जाते हैं, तो वो थ्रेड क्या होता है, वो थोड़ा सेल होते हैं, वो तो चलो भैया झाड़ू लगाओ बाहर जाएंगे सारे, तो ना मेरे काम का है ना कोई और खरीदने आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट। लॉस तो है ही, कस्टमर से ही बियर करेंगे, उस बात के लिए ऊपर रिएक्ट नहीं है। तो एक काम करेंगे, पहले आप इस कंसेप्ट की थ्योरी नोट करो, फिर उसके बाद इसको नोट करके क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स आपने हेडिंग डाली है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। समटाइम्स फ्रॉम अ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, फ्रॉम अ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन two or more, two or more outputs are obtained, two or more outputs are obtained which are termed as joint products and byproduct depending upon
depending upon their comparative value, depending upon comparative value and importance. Full stop. If the product obtained are more or less equal in value and importance, they are termed as joint product. They are termed as joint product. Full stop. For example, in an oil refinery, industry, joint products are petrol, diesel, lubricant oil, etc. पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल एसेट्रा, सबकी वैल्यू इक्वल है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स. फुल स्टॉप. सिमिलरली इन केस ऑफ डेयरी फार्मिंग, various joint products are milk, ghee. Dairy farming, various joint products obtained are milk, ghee, butter, cream, cheese, etc. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया डेयरी फार्मिंग का, वही मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं. फुल स्टॉप. ऑन द अदर हैंड, if there is huge difference in value and importance of various products, the product with higher value, the product with higher value and importance is known as main product, and product with lesser value and importance is known as byproduct. Is lesser value and importance is known as byproduct. जो मतलब मेन होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको मेन प्रोडक्ट बोलेंगे, और लेसर वैल्यू को क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट. फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग, industry, the main product is sugar and byproduct is molasses. Main product is sugar and byproduct is molasses. Full stop. पैराग्राफ चेंज करेंगे. For the purpose of molasses, MOLASSES. Paragraph change. For the purpose of computing the profit or loss on each joint product, we are required to deduct following two amounts
from sale value of joint product. मतलब हमारे को अगर उस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है उसके लिए दो कॉस्ट लेस करनी पड़ती है सेल में से. कौन कौन सी? इधर देखो, प्री सेपरेशन कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, दोनों लेस करेंगे तभी तो हमारे को उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रू प्रॉफिट या लॉस आएगा. तो मैंने आपको लिखवाया है कि उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट के लिए मुझे दो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट लिखो कॉस्ट इनकर्ड on the joint product, cost incurred on the joint product after split of point, ब्रैकेट में लिखेंगे also known as separate cost और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. सेपरेट कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. सेकेंड, कॉस्ट इनकर्ड ऑन द जॉइंट प्रोडक्ट up till the split of point. ब्रैकेट में also known as joint cost और प्री सेपरेशन कॉस्ट. also known as joint cost और प्री सेपरेशन कॉस्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन केस ऑफ most practical questions, the main objective is to distribute the joint cost among joint products. Full stop. For this purpose, among joint products, joint product के बीच में उन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है. फुल स्टॉप. फॉर दिस पर्पस we use the following methods. First, physical units method. Physical unit method अंडरलाइन करके लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड टोटल जॉइंट कॉस्ट is to be distributed among products on the basis of physical number of units of various joint products. Physical number of units of various joint products. And second method, market value at split of point. Method. According to this method, total joint cost is required to be distributed. On the basis of market value of all the units
of joint products at split of stage, at split of stage, जब वो split of stage पे है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उस रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? प्लीज एक बार इस डायग्राम को नोट करने जाते हैं, कर सकते हैं। जो मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है यही मैंने डायग्राम में प्रेजेंट किया है। जल्दी से एक बारी प्लीज इसको नोट करो, फिर हम इसका प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, जिनसे हो चुका है प्लीज वो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 रीड करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी प्लीज, क्या लिखा था? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा from the following data distribute joint cost on the basis of market value at split of point method and physical unit method। मतलब इस क्वेश्चन में उसने आपसे दोनों से रिक्वायरमेंट मांग ली। कहता है मुझे जॉइंट कॉस्ट को एक तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और फिजिकल यूनिट दोनों से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। क्या गिवन है? जॉइंट कॉस्ट कितनी बोलो? 1,60,000। जब वो सेपरेट हुए तो कॉस्ट कितनी यूनिट्स आई? 20,000 और 25,000। मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 50 और 40। क्या मतलब हुआ? इधर देखो प्लीज, जरा ध्यान देना एक बार डायग्राम को। देखो हमने रॉ यूज किया, रॉ मटेरियल, और इधर से जब स्प्लिट ऑफ नहीं हुए उधर से लेकर अभी तक जो आपके जॉइंट कॉस्ट है वो 1,60,000 है। क्वेश्चन में यही लिखा था। और जब स्प्लिट हुए तो एक्स और वाई की कितनी कितनी यूनिट्स मिल गई बोलो? 20,000 यूनिट्स इसकी मिल गई और 25,000 यूनिट इसकी मिल गई। ये क्लियर है? और इस टाइम पर जो मार्केट प्राइस है पर यूनिट इसका है 50 और इसका है 40। हमें ये 1,60,000 को दोनों मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मेरे को फिजिकल यूनिट मेथड लेने हैं तो अब तो आप मुझे रेशियो क्या बोल दोगे बोलो? 20:25। फिजिकल यूनिट आप चेक करो, 20,000 to 25,000 है, तब आप मुझे बोलेंगे कितना? 20:25। बट अगर मार्केट वैल्यू की रेशियो लेनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? 20,000 इंटू 50 और 25,000 इंटू 40, जो ये आएगा इसकी रेशियो डिवाइड करेंगे। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो होगा उस रेशियो में आपको डिवाइड करना होगा। क्लियर? करें प्रेजेंटेशन स्टार्ट, लिखना स्टार्ट करेंगे आंसर को। आंसर नंबर 20।
सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग distribution of joint cost on the basis of market value at split of point method. सबसे पहले मैं मार्केट वैल्यू जो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड है उस रेशो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. क्लियर? तो आप मेरे साथ उसको देखना स्टार्ट करो. आपका कौन कौन से प्रोडक्ट है बोलो. प्रोडक्ट है आपकी एक्स और वाई. मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज. आपकी एक्स की कितनी यूनिट थी चेक करो. 20,000 और इसकी थी 25,000. इसकी पर यूनिट थी 50 और इसकी पर यूनिट थी 40. कितना आ रहा है? 10 लाख. 10 लाख कितना हो गया बोलो? 20 लाख. तो आपको जो जॉइंट कॉस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा? 10 लाख और 10 लाख दैट इज 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. क्लियर है? तो क्या आएगा? जॉइंट कॉस्ट. और अगर मैं इसको लिखूं टोटल और इसको मेंशन कर देता हूं पर यूनिट, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी थी? 1,60,000. तो 1,60,000 को मार्केट वैल्यू, ये देखो मार्केट वैल्यू इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 10 लाख अपॉन 20 लाख. और ये भी कितना हो जाएगा? 10 लाख अपॉन 20 लाख. क्लियर? तो कितना आ रहा है बोलो? 80,000 एक्स के लिए आएगी और 80,000 किसके लिए आ रही है? वाई के लिए. कोई डाउट किसी को? जो जॉइंट कॉस्ट 1,60,000 थी उसको मार्केट वैल्यू के रेशियो में डिवाइड किया एक्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट. और मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी थी बोलो? 10 लाख एक्स की और 10 लाख की किसकी आ रही है? वाई की. तो 1:1 में हमने डिवाइड कर दिया. 20 लाख रेशियो अगर मुझे लेना हो तो 10 लाख 10 लाख क्या होता है? 1:1 मतलब 1/2. तो मैंने भी तो 10 लाख अपॉन 20 लाख ही तो लिखा. किसी भी रेशियो. अब अगर मुझे पर यूनिट निकालना है तो इधर देखो, ये जो 80,000 की कॉस्ट आई है इसको कितनी यूनिट्स बियर करेंगे बोलो प्लीज? 20,000 यूनिट्स बियर करेंगे. और इसकी जो 80,000 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट कितनी? 25,000 यूनिट्स बियर करेंगे. प्लीज डिवाइड करो. कितना आ रहा है? इसके केस में 4 रुपीज और इसके केस में 3 रुपीज 20 पैसे. तो फर्स्ट मेथड हमने यूज करा है जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज मेथड के अकॉर्डिंगली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जल्दी से नोट करेंगे. टोटल का पर यूनिट, वो जो जॉइंट कॉस्ट है उसको कितनी यूनिट ऑब्जर्व करेगी, क्योंकि अपने कस्टमर को पर यूनिट कॉस्ट क्या बताएंगे. स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड. चलो सेकंड पार्ट अब मूव कर रहा हूं इसी का. आप कौन सा लेना था बोलो प्लीज? सेकंड पार्ट. स्टेटमेंट शोइंग, बिल्कुल फिजिकल यूनिट. स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट
on the basis of physical units, on the basis of physical units at split of point, split of point। तो हमारे को जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो फिजिकल यूनिट्स हैं उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट हमारे या तो एक्स है या वाई है। आपने मुझे बताया फिजिकल यूनिट्स कितनी है? फिजिकल यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ स्टेज कितनी मिली थी? प्लीज एक्स की चेक करो, 20,000 और इसकी कितनी मिली थी? 25,000। तो अगर मेरे को ज्वाइंट कॉस्ट को अपॉर्शनमेंट करना है टोटल और पर यूनिट, टोटल और पर यूनिट, तो आप कैसे करेंगे? 1,60,000 को इस रेशियो में कितना आ रहा है प्लीज? 1,60,000 इंटू 4/9 और 5/9, 20:25, दैट इज 4/9 और 5/9। क्लियर? हाँ एक ही बात है, 20 और 25 की रेशियो 4:5 ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आ रहा है बोलो? 71,111 और इस केस में आ रहा है 88,889। तो 71,111 कितनी यूनिट्स के ऊपर? 20,000 यूनिट्स के ऊपर। और यहां पर 88,889 88,889 25,000 यूनिट्स के लिए डिवाइड करके देखो पर यूनिट प्लेस 3.55। क्लियर? तो हमने दोनों मेथड्स को अभी कवर अप करा। इस क्वेश्चन में सेम जो है जॉइंट कॉस्ट को दोनों मेथड से सॉल्व करना था। हो गया? आप चेक करो ना, जो रेशियो है वो कितनी है? 20 और 25, और शॉर्ट करो इसको 5 के टेबल से, 4:5। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो 20/45 और 25/45 कर लो, बात वही। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, एक मेथड और डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड मेथड की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल दो, या इसको हम बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। रिवर्स कॉस्ट मेथड, या हम इसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड, वर्किंग बैकवर्ड मेथड्स। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो थर्ड मेथड है वो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। चलो आप मुझे बताओ इसके नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? क्या इंडिकेट हो रहा है? देखो प्लीज जरा ध्यान देना। देखो ये है रॉ मटेरियल, ठीक है, यहां पर क्या हुआ बोलो? स्प्लिट ऑफ स्टेज। ठीक है, इससे पहले की सारी कॉस्ट कौन सी है?
जॉइंट कॉस्ट, इसी को तो आप बोलते हो प्री सेपरेशन कॉस्ट, इसी को टारगेट है एलोकेट करना। और इसके बाद के जो खर्चे हैं, इसके बाद के जो एक्सपेंस हैं वो कौन से हैं बोलो? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। यहां तक क्या मिल जाता है आपको? टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता होगा इन तीनों के लिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। फिर क्या आ जाएगा बोलो? सेल्स। तो अब आपने क्या करना है? वर्किंग बैकवर्ड करो। वर्किंग बैकवर्ड कैसे, मतलब क्या हुआ? प्लीज जरा ध्यान दे लो, बाद में नोट कर लेना। वर्किंग बैकवर्ड, आपने सेल में से, जो भी सेल है ना ए बी सी की, इसमें से पहले अगर आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस कर दो। सेल में से क्या करो? एस्टिमेटेड, जो प्रॉफिट एक्चुअल तो पता ही नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो जॉइंट कॉस्ट ही नहीं पता, तो इससे क्या आ रही है बोलो? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। और इसमें से अगर मैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को माइनस कर दूं, वो तो पता ही होगी आपको, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को माइनस कर दूं तो ये आता है एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट। और मैंने क्या बोला है? जो हमारी एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट होगी, एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट होगी, उसको इसी रेशियो में डिवाइड करो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, मतलब जो सेल वैल्यू होगी उसके, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग बैकवर्ड मेथड बोल रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस मेथड की जो इंफॉर्मेशन है उसका हिंट कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता होगा, तभी तो आप बैकवर्ड कर पाओगे। तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करो, मन में सोचो टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड जॉइंट कॉस्ट। एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? लिखना शुरू करेंगे एक बार आपने इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method, actual joint cost is to be distributed, actual joint cost is to be distributed in the ratio of expected joint cost, in the ratio of expected joint cost, full stop. Expected joint cost is to be computed, expected joint cost is to be computed with the help of following formula, with the help of following formula. नेक्स्ट टाइम में लिख लो, सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। क्लियर है? तो प्लीज एक बार इस डायग्राम को बनाना है तो बना सकते हो कि सेल में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वो मेरी एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट आएगी, उसी रेशियो में आप डिवाइड करेंगे। हाँ जी, जिनका हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 रीड करेंगे।
चलो प्लीज मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट का। फ्लेक्स केमिकल लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन सॉल्ट टू ऑब्टेन द 3 जॉइंट प्रोडक्ट कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, उनके ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उनको मिलेंगे ये चीज। ड्यूरिंग अ कॉस्टिंग पीरियड द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनपुट फॉर कॉमन प्रोसेस अमाउंटिंग टू 3,50,000। ये क्या चीज है? एक बारी लाइन को प्लीज रीड करके बताओ, ये 3,50,000 क्या है? कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया बोलो? यही तो है सर ज्वाइंट कॉस्ट, यही तो है प्री सेपरेशन कॉस्ट। मतलब इन तीनों के लिए कॉमन प्रोसेस तक 3,50,000 हमारे एक्सपेंस हुए हैं। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, आफ्टर सेपरेशन, सेपरेट होने के बाद अब तो आगे अलग अलग क्या बोलो कितना, 1,60,000, 75 और 10,000 वो इनकर्ड हुए कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन पे। ये हो गए पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, दोनों कॉस्ट मिल गई। द इंटायर आउटपुट वाज सोल्ड, कितना बोलो, 3,75,000, 2,50,000 एंड 60,000। ये भी क्लियर हो गया। रिलाइज फ्रॉम द कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये सेल वैल्यू गिवन है। द सेलिंग एक्सपेंस वर एस्टिमेटेड 5% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सेल, और सेल के 5% सेलिंग एक्सपेंस है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 15, 10 और 5% ऑफ सेल, ये भी हमें गिवन है। मतलब सेल गिवन है, पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंस भी गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस भी गिवन है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी गिवन है। हमें क्या करना है, ड्रॉ कॉलमर स्टेटमेंट यूजिंग द पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब बताओ अगर मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को यूज करेंगे। उल्टा चलना शुरू करेंगे ना, सेल में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस, तो क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट। एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट को उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो प्लीज लिखना स्टार्ट करेंगे आंसर को, आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ये लो आंसर नंबर 21। आंसर नंबर 21, statement showing apportionment of joint cost, apportionment to joint cost on the basis of net realizable value मेथड। ये आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ड्रॉ करके दे दूंगा, आप करोगे। पर्टिकुलर्स टोटल, हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से थे, कास्टिक सोडा और क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, आप चेक करो, आपको सेल्स गिवन है, जल्दी जल्दी सेल्स लिखो, सेल्स का अमाउंट, उस सेल्स में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्वेश्चन में जो गिवन था कितने कितना उनका, प्लीज चेक करो, 15, 10 और 5%, 15%, 10% और 5% ऑफ सेल्स। तो अपनी अपनी सेल्स का 15, 10 और 5, इससे आ जाएगी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। आप ड्रॉ करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद पोस्ट सेपरेट कॉस्ट, उसमें 2 हैं। पोस्ट सेपरेट कॉस्ट में एक सेलिंग एक्सपेंस है, एक तो सेलिंग एक्सपेंस है। वो कितना कितना था उसने बोला था, आई थिंक 5% बोला था, 5% ही है ना, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंस है 5% सेल्स का, एक तो अपनी सेल का 5% माइनस करो, और एक
आपको पोस्ट सेपरेट कॉस्ट गिवन भी है, तो एक तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस करो और पोस्ट सेपरेट कॉस्ट माइनस करो, तो क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट। यही तो हमें चाहिए थी। चलो कैलकुलेट करो, आप मुझे बताओ कितनी आई है। नहीं, आप भी ऐसे सर्कल डाल दो मेरी तरह। कह रहे सर अमाउंट लिखना है यहां पर। पोस्ट सेपरेट कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक करो। पोस्ट सेपरेट कॉस्ट 1,60,000, 75 और 10,000। ठीक है, अब एक मिनट, चलो आप मुझे लिखवाना स्टार्ट करो प्लीज। एक मिनट, आप मुझे इसको नोट डाउन करो। बोलो सेल कितनी कितनी थी? 3,75,000 और कितनी है? 2,50,000 और 60। तीनों को टोटल करो प्लीज, तीनों को टोटल करो। 6,85,000। सबसे पहले मैंने सेल्स लिखी। अब जो प्रॉफिट है ये देखो, अपनी सेल का इसमें 15%, इसमें 10% और इसमें 5%। अपनी अपनी सेल का इतना आपका प्रॉफिट है, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। प्लीज नोट डाउन करो। कितना? 56,250। इसमें 25,000 और इसमें आपका 3,000। ठीक है, तो आपका टोटल आ रहा है 84,250। क्लियर? लेस तो कर लेंगे, तो ये आ गई कॉस्ट टोटल। अब सेलिंग एक्सपेंस है अपनी अपनी सेल का 5% सेलिंग एक्सपेंस है, तो वो आप मुझे नोट करवा रहे हैं। कितना? 18,750। यहां पर आ रहा है 12,500 और 3,000। तीनों को टोटल करो, ये आ रहा है 34,250 सेलिंग एक्सपेंस। क्लियर? और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 1,60,000 और ये कितना था? 75,000। इसमें था 10,000 पोस्ट सेपरेशन। टोटल हो गया 2,45,000। अब माइनस करके आ रहा है 3,21,500 और इसमें आपका 1,40,000। इधर आ रहा है आपका 1,37,500 और इसमें आएगा 44,000। ठीक है, आप तो नहीं डालोगे सर्कल? ठीक है, यहां तक आप क्या करना है? अब हमारा काम तो ये है सर, एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट को इसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब इतना काम तो मैं मान लूं आप करोगे। क्या चीज? जो मेरी एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट है वो कितनी है? एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट 3,50,000। यही था ना? एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में डिवाइड करना है, इस रेशियो में। तो प्लीज कैसे करोगे बताओ? 3,50,000 को इंटू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3,21,500। क्लियर है ये पॉइंट? सिमिलरली बोलो 3,50,000 इंटू 1,37,500, 3,21,500। लास्ट 3,50,000, 44,000, 3,21,500। तो एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट को एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट की रेशियो में डिवाइड करा है। क्लियर? कितना आ रहा है? 1,52,411। उसके बाद आ रहा है 1,49,689।
और लास्ट आएगा 47,900। तो हमने एक तो क्या करा, एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप चेक करो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी नहीं थी, क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, प्री सेपरेशन कॉस्ट आपने निकाल ली, ये रही, देखो प्री सेपरेशन कॉस्ट ये रही, और पोस्ट सेपरेशन की आपकी दो कॉस्ट है, बोलो कौन कौन सी, ये रही। पोस्ट सेपरेशन की कॉस्ट ये रही दो। अगर मैं प्री सेपरेशन में पोस्ट को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। सेल प्राइस गिवन है, टोटल कॉस्ट तुम कैलकुलेट करो, प्लस या माइनस करो, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, तो इसके आगे की एक स्टेटमेंट और बनेगी। पहले आप यहां तक नोट करो, फिर मैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं। उसने बोला था 5% सेल्स के सेलिंग एक्सपेंस है, क्वेश्चन में गिवन है पक्का। तो आप अपनी अपनी सेल के लिए, ये देखो, अपनी अपनी सेल के 5% सेलिंग एक्सपेंस लिख दो। जो भी आप सेल करते हैं उसमें 5% सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर? कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही, प्लीज पूछ लो। करूं मूव आगे? चलो, अब इसके बाद अगली स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या क्या थे हमारे, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसको तो आप फिल करो, सेल्स वैल्यू आपको गिवन है, उसमें से एक सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट कर दे। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो भी माइनस करो, और एक्चुअल की जो जॉइंट कॉस्ट अभी आपने ऊपर कैलकुलेट कर दी, कैलकुलेटेड अबव, वो भी माइनस करो। सेल में से सेलिंग एक्सपेंस, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट, तीनों को माइनस करो, या फिर आप उनको पहले ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लो, फिर माइनस कर दो, बात तो वही आएगी। तो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, अभी हमने लिखी थी ना, कितनी थी, 1,60,000, 75 और 10। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हमें गिवन थी, ये रही, कंफ्यूज मत हो, ये देखो, ये रही, ये देखो, एक तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस करो और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी माइनस करो, और ज्वाइंट कॉस्ट एक्चुअल आप निकाल चुकी हो जो प्री। तो तीनों कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, वही मैं माइनस कर रहा हूं। तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है 43,839, 43,839 इसके लिए, और उसका आ रहा है 12,811, और थर्ड केस में 900 नेगेटिव, दैट इज लॉस आ रहा है। क्लियर? कौन सी ज्वाइंट कॉस्ट, ये रही ना आपकी, ये रही जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, वही है। या पहले तीनों को ऐड कर दो, ज्वाइंट कॉस्ट को, सेलिंग एक्सपेंस को और पोस्ट सेपरेशन को, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? ध्यान से नोट कर लो।
अगर नहीं आ रहा कैलकुलेशन तो मुझे बोल दो, मैं कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी भाई, नहीं आया ना मजा? हाँ, मेरे को भी नहीं आया बिल्कुल। आज बहुत आसान क्वेश्चन हुए हैं। आओ अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के, उस क्वेश्चन को एक कवर अप करते हैं। मतलब एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब उस पॉइंट को देखेंगे। ये जस्ट बेस मैंने बना दिया है। तो प्लीज असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को बहुत स्लो रीड करना, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये ध्यान रखना। चलो मैं रीड करना शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग एरर है, पहले उसको थोड़ा ठीक कर लो, बता देता हूं क्या है। ये 25 की जगह 28 कर दो, बता रहा हूं। बी के लिए जो प्राइस है उसको आप 28 कर दो, ये प्रिंटिंग एरर है, वो 25 प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलो आप देखना शुरू करो मेरे साथ क्वेश्चन को, और बिल्कुल स्लो से क्वेश्चन को रीड करना शुरू करेंगे। हाँ जी प्लीज देखो, सेलवेल लिमिटेड ऑपरेट अ केमिकल प्रोसेस विच प्रोड्यूस ABCD फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल। मतलब हमने रॉ मटेरियल से काम शुरू किया और उससे हमारा क्या हो रहा है, A, B, C और D, 4 हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये क्लियर है। जॉइंट कॉस्ट ऑफ द मंथ इज एज अंडर, और हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इतने लगे। हमारे को क्या मतलब है, जैसे मर्जी लगे, हमें तो उनका टोटल चाहिए जॉइंट कॉस्ट। तो जो उसने बाइफर्केशन करके दे भी दी है तो शायद मेरे लिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा टारगेट तो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। और जॉइंट में क्या क्या लगा, टोटली इररेलेवेंट। आगे देखो, प्रोडक्शन कितना हुआ बोलो प्लीज, जल्दी बोलो, कितने कितने हुआ, 16,000, 200, 2000 और 360। ये क्या है, ये क्या चीज है, फिजिकल यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब जब वो स्प्लिट हुए तो ABCD इतने इतने जो केजीज हैं वो आपके प्रोड्यूस हुए, और लास्ट में जो हमारी सेल हुई है वो हमारे को ये गिवन है। मतलब पोस्ट सेपरेशन के बाद सेल इतनी भी हुई है, और एडिशनल प्रोसेसिंग हमारी A, B, C और D जो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है वो हमें गिवन है। क्लियर है ये पॉइंट भी? कहता है कंपनी प्रेजेंटली इंटेंड, जरा ध्यान देना मेरी बात को, क्या लिखा हुआ है यहां पे देखो, आप जरा नोट करोगे ना यहां पर, तो ये करो, बी पे पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं है। बी पे पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं है, क्या मतलब हुआ इस चीज का, इसका यह मतलब हुआ कि वो A, C और D को फर्दर प्रोसेस करके सेल करते हैं, जबकि B को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल कर देते हैं। B पे फर्दर प्रोसेसिंग तो हुई नहीं, तो B की जो आपकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो वैल्यू थी उसी पे सेल करते हैं। तो देखो इस बात को उसने आगे मेंशन भी कर दिया, पढ़ के देखो क्या लिख रहा है, कंपनी प्रेजेंटली इंटेंड्स टू सेल प्रोडक्ट बी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। वो तो मुझे हिंट भी दिख ही गया था। जबकि रिमेनिंग प्रोडक्ट ACD आर टू बी फर्दर प्रोसीड एंड सोल्ड। ACD पे फर्दर काम करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। हाउएवर ये तो अब आज हम कर रहे हैं, जबकि हमारी मैनेजमेंट अब कुछ और बोलना चाहती है। क्या कह रही है मैनेजमेंट, हम उसकी बात को सुन लेते हैं कि मैनेजमेंट आप क्या चाहती हो। तो मैनेजमेंट चाहती हैं, मैनेजमेंट चाहते हैं हैज एडवाइज दैट इट वुड बी पॉसिबल टू सेल ऑल द 4 प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। वो कहते हैं क्या हो रही है, तुम ABCD में से B को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे, ACD को फर्दर प्रोसेस करके सेल कर रहे हो, और तुम्हें गिवन है सेल।
मैनेजमेंट कहती है छोड़ो ना फर्दर प्रोसेसिंग, एबीसीडी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट में भेज दो, नहीं जरूरत हमारे को किसी को भी फर्दर प्रोसेस करने की। अगर आपने ऐसा किया तो सेल वैल्यू तो कम होगी ना, क्योंकि तुमने फर्दर प्रोसेसिंग करी नहीं, तो सेल वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। और अगर तुमने ऐसा किया विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो आपका ए बी सी डी का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा, 4, 28, 8 और 40 होगा। अगर फर्दर प्रोसेसिंग करके सेल करोगे तो आपको ऊपर सेल प्राइस गिवन है, और विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेल करोगे जो मैनेजमेंट चाहता है तो उसका आपको सेल प्राइस ये गिवन है। ये भी क्लियर हो गया। जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू रियलाइजेबल एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। शायद ये लाइन ना भी लिख दे तो मैंने आपको बोल ही दिया था, फिजिकल यूनिट और मार्केट वैल्यू दोनों में से कौन सा बेटर होता है, मार्केट वैल्यू। उसने आपको लिख दिया कि जॉइंट कॉस्ट को मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना, उसने आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को एक तो काम करना है भैया, जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शनमेंट कर दो, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो है उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपॉर्शन कर दो। सेकंड, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज, मतलब प्रोडक्ट वाइज और बजटेड प्रॉफिट लॉस। अगर हम बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें और एसीडी को फर्दर प्रोसेस करके बेचें जो आज हम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। फिर कहते हैं कि अगर हम सभी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दें तो बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। मतलब एक बारी तो जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उस पर बता दो प्रॉफिट और लॉस कितने हैं। फिर दूसरी बार जो मैनेजमेंट चाहता है उस पर प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो आपको बताना है कैलकुलेट करके। और लास्ट आपकी जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी आपकी, आप सजेशन दे दो कि किस किस को फर्दर प्रोसेस करें और किस किस को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करें। क्योंकि मैं क्या करूंगा, जब मैंने बी और सी पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर दूंगा तो मैं तो कंपेयर करूंगा ना, ए का जो प्रॉफिट है वो कब हाई हो रहा है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। जहां पे हाई हो रहा होगा मैं ए को वो सजेशन दूंगा, ऐसे बी को, ऐसे सी को, ऐसे डी को। तो वो कह रहा है आप अपनी सजेशन बताओ, आपके हिसाब से ए बी सी डी में किस किस को फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। और जब आप अपनी सजेशन दे दोगे तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा वो बता दो। तो क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेकंड, जो एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्रॉफिट। थर्ड, मैनेजमेंट की बात को मानना। और फोर्थ, अपनी सजेशन देना। करें स्टार्ट, पक्का लिखना स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 25 आप और मैं मिल मिल के करेंगे, ध्यान रखना। आंसर नंबर 25 लिखना शुरू करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost on the basis of market value लिख दो या सेल वैल्यू लिख दो। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब हमारी स्प्लिट ऑफ पॉइंट है तो उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके रेशो में डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताओ प्लीज जल्दी से, प्रोडक्ट हमारे कितने थे, ए बी सी और डी, हमारे 4 प्रोडक्ट हैं। आपने मुझे बोला सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर हम उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें तो हमारी सेल वैल्यू क्या होगी, चेक करके बताओ मुझे प्लीज। प्लीज बोलो, ए के कितने प्रोडक्ट हैं, 16,000 इंटू 4। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो 4 ही है। बी का बोलो प्लीज, 200 इंटू 28। सी के लिए बोलो 2000 इंटू 8। और डी के लिए 360 इंटू 40। ये आएगी हमारी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 64,000, यहां पर आ रहा है 5600, यहां पर आपका आ रहा है 16,000, यहां पर आ रहा है 14,400 और आपने इनका टोटल किया तो आ रहा है 1 लाख। क्लियर हो गया। हमने निकाला मार्केट वैल्यू
एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब क्या करूंगा, जॉइंट कॉस्ट को, जो हमारी कितनी थी जॉइंट कॉस्ट, चेक करना 50,000, आपने इस 50,000 को इसी रेशियो में डिवाइड करना है, जॉइंट कॉस्ट को इसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करवाओ जरा जल्दी से प्लीज। 50,000 इंटू 64,000 डिवाइड बाय 1 लाख, या 5600 डिवाइड बाय 1 लाख, 16,000 अपॉन 1 लाख, 14,400 डिवाइड बाय 1 लाख, इसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो आपकी कॉस्ट आ रही है 32,000, जॉइंट कॉस्ट 2,800, 8,000, 7,200, 7,200। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, आपने जॉइंट कॉस्ट को मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है, इसको नोट करो। क्लियर। अब सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट पर हमारे को प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं। अगर हम बी को बिना फर्दर प्रोसेस करें और ए सी डी को फर्दर प्रोसेस करके करें तो हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, सेकंड पार्ट के लिए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ प्रोडक्ट बी इज सोल्ड, प्रोडक्ट बी इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड ए सी डी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस करके सेल करें और बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेचें तो क्या होने वाला है। तो आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट ए बी सी और डी, जॉइंट कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट करी थी, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट की बात करेंगे। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, फर्स्ट को और सेकंड को, तो क्या आ जाएगा बोलो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। फिर सेल आपको गिवन होगी, उसको माइनस करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। आप वैल्यू मेरे को पुट करवाओ जरा जल्दी से। जॉइंट कॉस्ट कितनी आई थी प्लीज, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, जॉइंट कॉस्ट को बताओ कितनी आई है। 32,000, 2,800, 8,000, 7,200। ये देखो, ये जॉइंट कॉस्ट हो गई। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट किस में लगेगी, ए सी डी में, ए सी और डी में बताओ, क्योंकि बी को तो स्प्लिट ऑफ बेच रहे हैं। कितनी आ रही है सेपरेट कॉस्ट, 28,800। नेक्स्ट बोलो प्लीज 16,000 और नेक्स्ट बोलो 6,600। ये आ गई पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मेरी जॉइंट कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा बोलो, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और सेल वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, बताओ प्लीज कितनी थी, 1,09,600, 5,600, 30,000, 21,000। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस करो, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा 48,800, 2,800, 6,000, 7,200, 7,200। तो आपका जो कंपनी को आज प्रॉफिट हो रहा है वो 64,800 का हो रहा है। ये कब हो रहा है, अगर आप बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच रहे हो और ए सी डी को फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो।
तो आज कंपनी को प्रॉफिट 64,800 का हो रहा है। क्लियर? करो नोट एक बारी प्लीज। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, मैंने अभी सिर्फ 2 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट, एक जॉइंट प्रोडक्ट को एलोकेट करना, और दूसरा प्रॉफिट अगर जो आज हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। पहले आप ये 2 पार्ट को रिवाइज करो, फिर अदर 2 पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे सजेशन भी आपको बतानी है कि क्या होगी अपनी। तो यहां तक रिवाइज करेंगे प्लीज। मैं वाइंड अप कर रहा हूं, बिना रिवीजन के मत आए। थैंक यू सो मच प्लीज।